नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम बात कर रहे हैं आंकड़ों से संबंधित प्रश्न। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आंकड़ों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न तो ये आता है कि आंकड़े क्या हैं, इनका महत्व क्या है, प्राथमिक आंकड़े क्या हैं, द्वितीयक आंकड़े क्या है, इस प्रश्न को देखेंगे। फिर पाई चार्ट वाले प्रश्न कैसे आते हैं वो देखेंगे। दंड आलेख वाले प्रश्न कैसे आते हैं उनको देखेंगे। बारंबारता बंटन कैसे बनानी है वो देखेंगे कि यह प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो 5-6 प्रश्न हैं, इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि आंकड़े यानी डाटास क्या होते हैं। तो संख्याओं के ऐसे संग्रह जो इन्फॉर्मेशन यानी सूचना देने के लिए एकत्रित इकट्ठे किए जाते हैं, उन्हें हम आंकड़े कहते हैं। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आंकड़े वे जो प्राइमरी डाटाज हैं, उनको हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। ये प्राथमिक आंकड़े मौलिक व नवनिर्मित होते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति या कोई कंपनी संस्था जो हैं जब सूचनाएं ग्रहण करती हैं, सूचनाओं को इकट्ठा करती हैं, चाहे वो घर घर जाके करना हो या फिर वो किसी स्रोत से इकट्ठा की जाती हो, बुक्स से इकट्ठा की जा रही हो, तो वह नवनिर्मित सूचनाएं, मौलिक सूचनाएं प्राथमिक आंकड़े कहलाती हैं। इन सूचनाओं को हम कच्चे माल की तरह यानी बेसिक प्रोडक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिनका प्रयोग आगे आने वाले सूचनाओं को, डाटा को बनाने के लिए भी हम करते हैं। जैसे खाने के नमक की बात करें तो खाने के नमक से हम बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा इत्यादि चीज़ें बना सकते हैं। तो हम खाने की चीज़ को कह सकते हैं कि रासायनिक पदार्थों का कच्चा पदार्थ। ऐसे ही आगे आने वाले जो द्वितीयक आंकड़े होंगे, वो प्राथमिक आंकड़ों की सहायता से ही बनाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कच्चा माल जो है बेसिक प्रोडक्ट की तरह आप इसे प्रयोग कर सकते हो प्राथमिक आंकड़ों को। ये जो हैं इनका उद्देश्य सदैव अनुकूल होता है। जिस चीज़ के लिए इकट्ठा किए जाते हैं, केवल उसी चीज़ की जानकारी ये देते हैं। आगे हम बात करते हैं, प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने में समय अधिक लगता है, धन की आवश्यकता अधिक होती है और परिश्रम भी काफ़ी करना पड़ता है। क्योंकि व्यक्ति और संस्था जब इस पे रिसर्च, एक तरह से हम जब रिसर्च कर रहे होते हैं, तो हमें कई सारे सोर्स मटेरियल की आवश्यकता होती है, स्रोत की, अलग अलग जगह से इकट्ठा करना है। तो इकट्ठा करने में हमारा समय ज़्यादा खर्च होता है, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और साथ ही में जो आपके मनी हैं यानी पैसे जो हैं, उसको भी ज़्यादा जो है आपको खर्च करना पड़ेगा। और किसी संस्था और व्यक्ति द्वारा ये आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। आगे अगर हम बात करें कि द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, तो सेकेंडरी डाटा जो होते हैं वो पूर्व संकलित होते हैं, यानी कि इनके बारे में हमें पहले से जानकारी होती है, हमें समय विशेष पर इनको पता कर सकते हैं। बात करें कि ये जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो किस प्रकार के होंगे, तो यह उत्पाद प्रोडक्ट की तरह हैं, उस प्रोडक्ट की तरह, उस बने हुए निर्मित माल की तरह जो पहले कलेक्ट किया गया है, यानी कि इनको प्राथमिक आंकड़ों की सहायता से ही जो है बनाया जाता है। और ये बड़े ही आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जैसे गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हो, तो वह डाटा जो है आपको गूगल जिस प्रकार से सर्च करके दिखाता है, वो कहीं ना कहीं से लिया गया है। तो यानी कि जिस व्यक्ति ने सर्च किया, जिस व्यक्ति ने डाटा इकट्ठा किया, वो तो प्राइमरी प्राथमिक आंकड़े थे, किंतु गूगल जो आपको सर्च करके या डाटा इन्फॉर्मेशन सर्च करके दिखाता है, वो गूगल पे दिए गए आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे, जिन्हें आप बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सकते हो। और जो चीज़ बड़े ही आसानी से प्राप्त हो जाती है, उसमें समय कम खर्च होता है, उसमें परिश्रम की आवश्यकता न के बराबर होती है, और यहाँ न के बराबर धन खर्च करना होता है। यानी कि हम बात करें कि जो व्यक्ति सूचनाएं इकट्ठे करने जाता है, उसको ज़्यादा समय लगेगा, परिश्रम लगेगा। तो संस्था या व्यक्ति जिस आंकड़ों को इकट्ठा करके लाती हैं, और जो मौलिक होते हैं वो प्राथमिक हैं, और गूगल वगैरह से जो हम डाटा प्राप्त कर रहे हैं, तो वह आसानी से उत्पाद निर्मित माल की तरह हैं, जो पूर्व संकलित होते हैं, उन्हें हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। तो ये अगर अगर आपसे पूछे कि प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में क्या अंतर है, तो आप ये लिख के आ सकते हो। आंकड़ों का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व और इनका उपयोग क्या है, तो वो भी देख लीजिए। आंकड़ों के आधार पे हम कई प्रकार की गणनाएं कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष किस प्रकार की जो है बढ़ोतरी हुई, उसमें कमी हुई, या कुछ जो है प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं कि लगातार इतने वर्षों तक यह बरसात या तापमान का स्तर यह रहा, तो इस वर्ष भी जो है इतना तापमान हो सकता है। योजनाएं बनाई जा सकती हैं
कि पहले हमने इस प्रकार की चीज़ें की तो इस प्रकार का हमें जो है प्रभाव देखने को मिला, अगर हम इस बार इसको इस तरीके से देखें तो हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। और नवनिर्माण, कुछ नया बनाने के लिए भी हमें आंकड़े चाहिए होते हैं, तो आंकड़ों का कई सारा महत्व है। उपयोग देखें तो कृषि क्षेत्र में पैदावार को अच्छी करने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। मौसम विभाग जो हैं, जो आपके तापमान, वर्षा, सूर्य की धूप आदि जो बताता है वो जो है डाटा हैं, आंकड़े हैं, तो उनके बेसिस पे वह जो है अपने अनुमान भविष्यवाणी करते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में तो आंकड़ों के बिना जो है प्रगति हो ही नहीं सकती। चाहे आप क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें, वो मैच संख्याओं के संकलन के बिना हो ही नहीं सकते। तो आंकड़े सभी क्षेत्रों में उपयोगी होते हैं। चाहे आप इसे लिखना चाहें तो चिकित्सा क्षेत्र भी लिख सकते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में भी जो है यह उपयोगी होते हैं। तो 3-4 आपको मैंने बता दिए हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में उपयोगी हैं। चिकित्सा, खेलकूद, मौसम, कृषि, तो ये हर क्षेत्र में आपके लिए उपयोगी होते हैं। अब आपसे पूछे कि लेखा चित्र क्या है, तो आंकड़ों का जो अलग अलग तरीके के आंकड़े होते हैं उनको चित्रमय रूप से प्रदर्शित करना ही लेखा चित्र कहलाता है, जिन्हें हम चित्र बनाकर चित्रालेख या दंड आलेख, आयत चित्र, पाई चार्ट किसी भी रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि चित्रालेख क्या है। तो कई सारे चित्र बना बनाकर हम चीज़ों को एक्चुअल चित्र बना लिए हमने, जैसे फुटबॉल की संख्या दर्शानी है तो फुटबॉल को ही बना दिया। जो छोटे बच्चों को दर्शाने के लिए होता है ना, जैसे कि हमने यहाँ 1 लिखा है तो हमने 1 एप्पल बना दिया। फिर हमने यहाँ 2 लिखा है तो 2 एप्पल बना दिए इस प्रकार से। और यहाँ हमने 3 लिखा है तो 3 एप्पल बना दिए, ऐसे ऐसे करके। तो जब हम एक्चुअल चित्र का प्रयोग करके ही संख्याओं को, डाटाओं को प्रदर्शित करते हैं तो वह चित्रालेख हो गया। दूसरा आपके हैं दंड आलेख। विभिन्न श्रेणियों की तुलना करके, पूर्व श्रेणियां और वर्तमान श्रेणियों की तुलना करके जो हम चित्र बनाते हैं उन्हें हम दंड आलेख कहते हैं। उसके बाद पाई चार्ट क्या होता है, एक संपूर्ण वर्ताकार आकृति में डाटा को विभिन्न भागों में विभाजित करके दर्शाना, वह कहलाता है आपका पाई चार्ट। इसी प्रकार आयत चित्र क्या होते हैं, आयत चित्र इस प्रकार के बनाए जाते हैं कि जहां आयत का सहारा ले लेके जो है आप जो है चीज़ों को, आंकड़ों को दर्शाते हो। तो आयत बना बना कर, रेक्टेंगल बना के जब हम सूचनाओं को, डाटाज को दर्शाते हैं तो वह आयत चित्र कहलाते हैं। अब हम 5 नंबर का जो प्रश्न आपके आता है उसको देखते हैं, जिसे हम बारंबारता बंटन सारणी बनाना कहते हैं। इसके लिए हमें प्रसार क्षेत्र या जिसे हम परिसर कहते हैं, सबसे पहले हमें वो दर्शाना होता है। फिर उसके बाद हम वर्ग अंतराल देखते हैं, और वर्ग अंतराल के बाद हमें वर्ग अंतरालों की संख्या यानी हमें बारंबारता देखनी होती हैं। तो क्या है देखते हैं। आपको दिया गया है कि प्राप्तांक आपको दिए गए हैं कि किसके बीच में से कहाँ से कहाँ तक की प्राप्तांक आपको हैं। बच्चों की संख्या आपको दी गई हैं, तो बच्चों की जो संख्या दी जाएगी उसे हम कहेंगे वर्गांतरों की संख्या। और जो आपको प्रसार क्षेत्र है वो दिए गए हैं प्राप्तांक वर्ष के रूप में, प्राप्तांक वर्ष के रूप में दिए गए हैं। तो प्राप्तांक जो हैं आपको 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 के बीच में दिए गए हैं। तो प्राप्तांक जो दिए गए हैं वो प्राप्तांक तो कहलाएंगे प्रसार क्षेत्र, और बच्चों की जो संख्या है वो आपका कहलाएगा आपके वर्गांतरों की संख्या। और वर्ग अंतराल आपको दिया गया है 10। क्यों, कैसे पता लगा, 0 से 10 के बीच में 10 का अंतर है, 10 से 20 के बीच में 10 का अंतर है, 20 से 30 के बीच में 10 का अंतर है। तो जब दिए गए निम्न सीमा और अधिकतम सीमा के बीच में जितने का अंतर हो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग अंतराल कहेंगे। तो सारणीयन क्या होता है कि प्राप्त अंकों को पंक्तियों और खानों में रखने की व्यवस्था सारणीयन कहलाती हैं। यानी प्राप्त जो अंक हैं उनको पंक्ति में और उनको खाने रूप में बिना बनाकर लिखने की व्यवस्था को सारणीयन कहा जाता है। अब हम इनके प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न जिस प्रकार से आएंगे वो प्रश्न, ये डीएलएड 2021 का प्रश्न है, जिसमें आपसे कहा गया है कि कक्षा 4 के 30 विद्यार्थी थे जो 100 में से अंक प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने ये अंक प्राप्त किए, और 30 विद्यार्थियों के अंक हैं, ये किसी एक बच्चे के अंक नहीं है, 30 अलग अलग बच्चों के अंक हैं। अब आपको क्या करना है कि उन आंकड़ों की सहायता से बारंबारता सारणी बनानी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अधिकतम और मिनिमम कितना है। तो हम जब अंक देख रहे हैं तो हमें 0 से स्टार्ट करना है, और परिसर हमें जो है 0 से स्टार्ट करना है, और उसके बाद अधिकतम 100 में से अंक आ सकते हैं। तो वो देखते हैं कि कितने बच्चों के हैं। तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 के बीच में हमने 20-20 का वर्ग अंतराल लेके उसे डिनोट कर दिया है। आप चाहो तो 0 से 10, 10 से 20 भी लिख सकते हो।
तो इस प्रकार से जब हमने आंकड़े लिए तो हमने देखा कि 0 से 20 के बीच में अंक दो जो हैं विद्यार्थियों के हैं, एक तो इस विद्यार्थी के हैं और दूसरा एक और विद्यार्थी हम देखते हैं जिसके कितने अंक होना चाहिए, यानी 0 से 20 यानी 20 भी उसमें काउंट करना है, तो ये दो विद्यार्थी हो गए। तो हमने इनका गणना चिन्ह लिख दिया 1 और 2 ऐसे दर्शा के। फिर 20 से 40 के बीच में देख रहे हैं तो 20 से 40 यानी 21 से स्टार्ट करना है और 40 भी उसमें लेना है। तो एक तो ये रहा, फिर इसके बाद 2 रहा, 2 के बाद 3 4 5 6, 6 के बाद एक और देखना है 7। तो ये आपके जो हैं 7 निकल रहे हैं। तो 7 को कैसे दर्शाएंगे, 1 2 3 4, फिर 5 होते हैं, इसको आधा डंडा बना के गणना चिन्ह ऐसे बनाते हैं। फिर 5 तो ये हो गए और 2 आगे दर्शाने हैं तो 7। तो इस प्रकार जो है हम गणना चिन्ह दर्शाते हैं। ऐसे आप देख लेना कि 40 से 60 के बीच में कितने हैं, 9 हैं, तो हम 5 तक ऐसे दर्शा देंगे और 4 ऐसे खड़े डंडे बनाएंगे तो वो आपके गणना चिन्ह हो गए। 60 से 80 के बीच में 6 हैं तो 5 तो ऐसे बना देंगे, 4 बना के 5वां डंडा ऐसे और एक ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार जब हम एक बारंबारता सारणी बना लेते हैं तो वो पूरे आपको 5 अंक 6 अंक दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि वृत्तीय चित्रालेख या लेखा चित्र कैसे बनाते हैं, जिसे हम पाई चार्ट कहते हैं। तो ये प्रश्न डीएलएड 2019 का है और इसके बहुत ही आसानी से पूरे 3 से लेकर 6 के बीच में अंक दिए जा सकते हैं। आपके पास प्रश्न था कि एक परिवार की मासिक आय, जो जितनी भी कुल मासिक आय जितना कमाते हैं उसका 50% तो भोजन पे खर्च कर रहे हैं, 25% शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं और शेष जो 25% हैं वह उसकी बचत करते हैं। तो बताइए उसका एक आंकड़ा किस प्रकार से तैयार किया जा सकता है। तो हमें पता है कि 360 डिग्री टोटल कोण होता है। अब हमें सबसे पहले उसका 50% आधा भाग यानी 50% तो कहाँ खर्च करना है, भोजन पे। तो हमने उसको बता दिया है कि ये भोजन पे खर्च होगा। तो खर्च होने के बाद हमने बता दिया 50%, तो ये हो गया आपका भोजन पे खर्च। ये आधा भाग, पाई चार्ट का आधा भाग 50% होता है, तो 50% भाग खर्च किया आपने भोजन पर। और अगला दोनों का 25% यानी अगले बचे हुए में से भी आधा आधा भाग करना है, 25% ये वाला 25% ये वाला। एक तो शिक्षा पे खर्च कर रहा है और एक को बचत कर रहा है। तो अगर आप ये चित्र बना के आओगे तो पूरे 3 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। तो पाई चार्ट बनाने के भी 3 नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद अगला पाई चार्ट देख लीजिए। अगला पाई चार्ट है कि एक परिवार 40% तो खर्च करता है भोजन पे और 20% खर्च करता है शिक्षा पे, 15% खर्च करता है मकान किराए पे और अन्य खर्चों के लिए 25% रखता है। तो इन आंकड़ों को कोणों की गणना है। ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनके कोण बनाना है और इनका वर्ताकार लेख प्रदर्शित करना है। तो हम जो आंकड़े दिए गए हैं सबसे पहले उनको ऐसे दर्शाएंगे जैसे आपको मैंने बताया है कि आप अपने हिसाब से इस प्रकार से बनाना कि आप एक वृत्त बना लो। ज़्यादातर भाग तो चूँकि ये 50% होता है तो 50% आपको नहीं दिया गया है, तो 50 से कम कितना है 40%। तो आप इसको इस प्रकार से दर्शाइए कि ये 40% बन जाए। तो ये आपने 40% बना लिया। अब 25% है तो ये 25% बना लिया आपने। इसके अलावा 20% है तो इसको 20% बना लो आप। ये 20% और बचा हुआ कितने प्रतिशत हो जाएगा 15%। तो 40% खर्च कर रहे हो भोजन पे, 15% मकान किराए पे, 20% शिक्षा पे और अन्य के लिए 25% आप इसमें खर्च कर रहे हो। इनके कोण कैसे निकालते हैं। तो अगर हमें आपको कोण निकालना है तो कुछ नहीं करना है कि सबसे पहले परसेंट को कवर कीजिए। तो जैसे आपका भोजन पे दिया गया है 40%, तो कैसे लिखोगे 40% है तो 40/100 हो गए। और आपको कोण बनाना है तो कोण बनाने के लिए 360 से गुणा करना होता है। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 और 36 को जब आपने 4 से गुणा किया तो आपके पास निकल के आया 144। तो इस प्रकार जो है हम जो दी गई चीज़ें हैं, जैसे आपका भोजन 144 डिग्री का कोण बनाएगा, मकान किराया उसको भी निकालेंगे, 15% था तो 15/100 और कोण बनाने के लिए 360 से गुणा कर लेंगे तो 54 डिग्री इसका कोण आ जाएगा। शिक्षा का निकालना है तो 20% था, 20/100 और किससे गुणा कर लेंगे कोण बनाने के लिए 360 डिग्री से, तो कितना आ गया 72 डिग्री। और अन्य पे खर्च कितना था 25% यानी 25/100 कोण बनाने के लिए गुणा कर लेंगे 360 से। जब हम इसे गुणा करके निकालेंगे तो 90 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। तो यह पूरे 6 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, जहाँ 3 नंबर आपको पाई चार्ट बनाने के देंगे और 3 नंबर उनके कोण बनाने के दिए जाते हैं। अब आपसे देखते हैं कि आपके जो आलेख हैं, जिसे हम आयत चित्र कहते हैं, वो किस प्रकार से बना के आने हैं। आपको वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारताएं दी गई हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इसका एक दंड आलेख या आयत चित्र आपको बना के आने हैं। तो बारंबारता आपको ये दी गई है कि कहाँ तक का, यानी 0 से 10 के बीच में
2 तक आप पहुँच गए। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इस प्रकार से x और y जो हैं क्षेत्र बनाना होता है, जिसे हम x क्षेत्र कहते हैं, इसे y क्षेत्र कहते हैं। तो जब हम इसे बनाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा आंकड़ा कितने तक लिया गया है। तो ये जो डाटाज हैं, सबसे पहले हम यहाँ क्षेत्र को दर्शाते हैं। तो हमने क्षेत्र यहाँ 0 से स्टार्ट किया है, 0 से 10 हैं, फिर 10 से 20 हैं, 20 से 30 हैं, 30 से 40 हैं और 40 से 50, ये तो क्षेत्र दर्शा दिए। अब इधर का जो गैप है, इसको आप देख के समझ सकते हो कि आप इधर 3-3 का लो या आप 4-4 या 5-5 का गैप ले लो अपने हिसाब से और उसके बीच में इसको दर्शा देना। तो हमने यहाँ 5-5 का गैप लिया है, 5, 10, 15, 20 और 25। तो अब हम इसके बीच में दर्शाएंगे। 0 से 10 के बीच में कितना है, 2 हैं। तो हमने लगभग यहाँ तक का क्षेत्र लिया और उसके ऊपर लिख दिया कि 0 से 10 के बीच में कितने हो गए, 2। ऐसे ही 10 से 20 के बीच में 9 है, तो 9 इस 10 से हल्का सा कम रहेगा, तो उसको हल्का सा कम बना के यहाँ से मिलाते हुए इस प्रकार से बना दिया। तो 10 के बीच में कितने हो गए, 9। फिर अगला देखना है, 20 से 30 के बीच में है 20। तो 20 से 30 के बीच में 20 है, तो उसको बराबर इस प्रकार से बना के यहाँ बना दिया कि 20 से 30 के बीच में बारंबारता 20 है और ऊपर लिख दिया 20। फिर 30 से 40 के बीच में 17 है, जो 20 से कम आता है, तो उसको यहाँ से बनाते हुए इस प्रकार बना दिया और ऊपर लिख दिया 17। ऐसे ही 40 से 50 के बीच में 6 हैं, जो 5 से थोड़ा ज़्यादा होता है, 10 से कम होता है, तो उसको इस प्रकार से बना के यहाँ 6 लिख दिया। तो इस प्रश्न को करके आने के भी आपको पूरे 6 नंबर दिए जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज का यह जो वीडियो है, वीडियो पसंद आया होगा। इसकी पीडीएफ आपको निःशुल्क टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आप यही वीडियो पिछले साल का देखना चाहते हैं तो उसको 2 पार्ट में मैंने पढ़ाया था, और अगर आप इसी को देख के समझ चुके हैं तो वह बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और आंकड़ों के प्रबंधन के यह वीडियो हम यहाँ मानते हैं। और यूनिट 3 में एक और वीडियो अंतिम बचा हुआ है, वो है सरल ब्याज वाला प्रश्न, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।